हरकिशन रद्दी कागजों को इकट्ठा कर उनके लिफाफे बनाया करता और उन्हें बेचता, लेकिन इस काम में उसकी कमाई बहुत कम होती। हमेशा पैसों की तंगी रहती। वो अपने बेटे सोनू की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाता था। बाबा, मेरे दोस्त मोनू के पास बहुत सुंदर खिलौना है, मुझे भी वैसा ही खिलौना चाहिए। सोनू बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना ला दूंगा, तू पहले लिफाफे बनाने में मेरी मदद कर। ठीक है बाबा। सोनू लिफाफा बनाने में हरकिशन की मदद करने लगता है। सोनू को रद्दी कागजों से खिलौने बनाने का बहुत शौक था। बाबा, मैं ये कागज के टुकड़े ले लूं? अरे ये तो रद्दी कागज है सोनू, तू इनका क्या करेगा? बाबा, मैं इनसे तितली, हवाई जहाज बनाऊंगा। अच्छा, ले। तभी हरकिशन की पत्नी रमैया सोनू को आवाज लगाती है, सोनू, तूने पहले से ही घर में रद्दी कागजों का ढेर लगा दिया है, पहले उन्हें साफ कर। माँ, मैं उन कागजों से ना खिलौने बनाऊंगा। तेरे खिलौनों के चक्कर में पूरा घर गंदा हो गया है। मैं अभी आता हूँ माँ। सोनू खेलने चला जाता है। फटी हुई साड़ी में लिपटी रमैया हरकिशन के लिए चाय लेकर आती है। वो देखती है कि हरकिशन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। सोनू के बाबा, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? सोनू की माँ, तुम तो जानती ही हो कि लिफाफे बेचकर कितने कम पैसे मिलते हैं। बड़ी मेहनत से रद्दी कागजों को ढूंढता हूँ, फिर लिफाफे बनाता हूँ, लेकिन इतने पैसे भी नहीं कमा पाता कि अपने इकलौते बेटे सोनू की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैं तो सोनू को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे स्कूल नहीं भेज सकता। आप तो जानते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो वही हमारी खुशकिस्मती होती है। हम कैसे अपने बेटे को पढ़ा पाएंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, हमारे पास भी पैसा होगा। लेकिन कैसे होगा ये? आप परेशान क्यों होते हैं? सोनू कागज के खिलौने बना लेता है, आप उन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचते? नहीं रमैया, मैं सोनू के बनाए खिलौनों को बाजार में नहीं बेचूंगा। ये खिलौने मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। अगर उसके लिए खिलौने खरीद नहीं सकता तो उसके बनाए खिलौनों को बेचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ सोनू के बाबा, खिलौने तो फिर बन जाएंगे। अगर आप उन खिलौनों को बाजार में बेचेंगे तो हमारी कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी, वे पैसे हमारे काम आएंगे। ठीक है, मैं सोनू से कह देता हूँ कि रोज कागज के खिलौने बनाया करे। उस दिन सोनू जब घर आता है तो हरकिशन उसे कागज के खिलौने बनाने के लिए कहता है, सोनू बेटे, अब तू रोज कागज के खिलौने बनाया कर, उन्हें मैं बाजार में बेचूंगा तो हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है बाबा। अब सोनू भी रोज हरकिशन के साथ रद्दी कागज चुनने के लिए जाया करता और उनसे कागज के खिलौने बनाता। एक दिन सोनू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा था। सोनू की मासूमियत पर हरकिशन को हंसी आ गई। क्या बात है सोनू बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा है। अब तो शाम हो गई लेकिन खिलौना बनकर तैयार नहीं हुआ। बाबा, आज मैं कागज की जादुई ट्रेन बना रहा हूँ। सोनू की मासूमियत पर हरकिशन को हंसी आ गई। कागज की जादुई ट्रेन? हाँ बाबा, कागज की जादुई ट्रेन। अच्छा, तो तुम्हारी जादुई ट्रेन में क्या जादू है भाई? मेरी कागज की ट्रेन पानी के ऊपर भी चलेगी। अच्छा। हाँ बाबा। हरकिशन और सोनू बातें कर रहे थे कि तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। बाबा, बारिश होने वाली है। हाँ सोनू, लगता है कहीं बिजली गिरी है। हरकिशन का इतना कहना था कि जोर जोर से बारिश होने लगी। सोनू खिड़की के बाहर बारिश देखता रहा और कागज की ट्रेन बनाता रहा। बारिश लगातार होती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो डर है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। माँ बाबा देखो, मेरी जादुई ट्रेन बनकर तैयार हो गई। रमैया और हरकिशन कागज की इतनी बड़ी ट्रेन देखकर हैरान थे। इस ट्रेन के हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं बाबा, ये ट्रेन मैंने बेचने के लिए नहीं बनाई, इस ट्रेन पर हम सब सवारी करेंगे। तीनों बातें कर रहे थे तभी बाहर काफी शोर मचने लगा। ये कैसा शोर है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो बाहर जाता है तो देखता है कि बारिश का पानी पूरे गांव में भर गया था। अरे हरकिशन भैया, क्या देख रहे हो? अरे गांव में बाढ़ आ गई भैया, जल्दी से यहाँ से निकलो नहीं तो हम सब डूब जाएंगे, बता रहे हैं। हरकिशन घर के अंदर आता है। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जल्दी से सामान बांध लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्यों? गांव में बाढ़ आ गई है, अगर हम अभी नहीं निकले तो मारे जाएंगे। रमैया जल्दी से सामान बांधती है और तीनों घर से निकल पड़ते हैं। चलते समय सोनू कागज की ट्रेन अपने हाथ में ले लेता है। सोनू बेटा, ये कागज की ट्रेन पानी में बह जाएगी, इसे यहीं छोड़ दो। नहीं बाबा, मैंने इस ट्रेन को बहुत मेहनत से बनाया है, यही तो हमारी जान बचाएगी, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है सोनू, अब जल्दी चलो। तीनों घर से निकल पड़ते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। गांव में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका था। लोग अपना अपना सामान लेकर किसी तरह से जान बचाकर भाग रहे थे। अरे भागो भैया, अरे जल्दी निकलो यहाँ से, अरे गाँव डूबने वाला है। तभी सोनू कहता है, रुकिए, आप लोग यहाँ से मत भागिए। अरे भागेंगे नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा सोनू, चलो भागो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे सोनू, इस गांव में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं आई। तुम हम लोगों की मदद कर पाओगे? तभी सोनू ने अपनी कागज की ट्रेन बाढ़ के पानी के ऊपर रख दी। मेरी कागज की ट्रेन सबकी जान बचाएगी। सोनू, ये बाढ़ है, मजाक का समय नहीं है। ये कागज की ट्रेन हम सबकी जान कैसे बचा सकती है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मुखिया जी, ये कागज की ट्रेन जादुई है। भला कागज की ट्रेन भी जादुई होती है क्या? मेरी ट्रेन जादुई है। तो दिखाओ अपनी ट्रेन का जादू। कागज की ट्रेन दिखा दे अपना कमाल। सोनू के इतना कहते ही कागज की ट्रेन बड़ी होने लगी। ये देखकर सब हैरान हो गए। ये ट्रेन बड़ी कैसे हो रही है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। धीरे धीरे वो ट्रेन एक विशालकाय ट्रेन में बदल गई। वो ट्रेन लोहे की ट्रेन की तरह मजबूत थी। सब लोग इस ट्रेन में बैठ जाइए। हरकिशन, रमैया, मुखिया जी और गांव के सब लोग कागज की ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो ट्रेन इतनी बड़ी थी कि गांव के सारे लोग उसमें आराम से बैठ गए। उस ट्रेन में सबके लिए खाने पीने का सामान और सोने के लिए बिस्तर था। हैरानी की बात तो ये थी कि बाढ़ का पानी ट्रेन को छू भी नहीं पा रहा था। गांव से बाढ़ का पानी निकलने में 2 दिन लग गए। तब तक गांव वालों ने कागज की जादुई ट्रेन में रहकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद सब लोग ट्रेन से नीचे उतर गए, जिसके बाद जादुई ट्रेन वापस अपने असली रूप में आ गई और सिकुड़कर छोटी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू, तुम्हारी कागज की जादुई ट्रेन ने हम सबकी जान बचा ली। इसके लिए तुम्हें मेरी तरफ से इनाम मिलेगा और तुम्हारे बाबा हरकिशन को नौकरी भी मिलेगी। क्या मेरे बाबा को नौकरी मिलेगी? हाँ सोनू, लेकिन हमें यह बताओ कि तुमने कागज की जादुई ट्रेन बनाई कैसे? हाँ सोनू बेटा, तुमने कागज की जादुई ट्रेन कैसे बना ली? एक दिन जब मैं बाबा के साथ रद्दी कागज चुनने गया था ना, तब कुछ कागजों को आपस में बातें करते हुए सुना। क्या कागज भी बोलते हैं क्या? हाँ, ये कागज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? ये कागज के टुकड़े जादूगर नीलाभ की लिखी गई किताब जादुई कागज की ट्रेन के कुछ पन्ने थे जो किसी तरह से फटकर बाहर आ गए थे। उन कागज के टुकड़ों ने क्या बातें की? उन्होंने कहा कि जल्दी इस गांव में बाढ़ आने वाली है, अगर इन कागजों के टुकड़ों से ट्रेन बनाई जाएगी तो वो जादुई कागज की ट्रेन बन जाएगी, जिसमें बैठकर सारे गांववासियों की जान बच जाएगी। उन कागजों के टुकड़ों की बातें सुनने के बाद मैं उन्हें घर ले आया और उनकी ट्रेन बना ली। तुमने बहुत नेक काम किया है सोनू, कल पंचायत के सामने मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। उस समय सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। सोनू ने बाढ़ से सबकी जान बचाई है, इसके लिए सोनू को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार के तौर पर सोनू की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। सोनू को पढ़ाई के लिए शहर भेजूंगा। इसके साथ ही मैं हरकिशन को 10,000 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी पर रखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। नहीं सोनू, पूरा गांव तुम्हारा आभारी है, धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। दूसरे दिन से सोनू स्कूल जाने लगा और हरकिशन को मुखिया जी के यहाँ नौकरी मिल गई। अब उनके दुख भरे दिन दूर हो गए थे।
अरे मोनू, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है सुबह सुबह? स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा है क्या? मोनू, हम लोग बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ा रहे हैं, तुझे मन लगाकर पढ़ना है ताकि हमारी गरीबी एक दिन खत्म हो सके। ये सब सुनकर मोनू ऊपर ही ऊपर मुस्कुराने लगता है ताकि उसके माता पिता को कोई तकलीफ ना हो। पिताजी, मुझे तो पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा पढ़ लिख कर। इतना कहकर मोनू अपने माता पिता के पैर छूता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे संध्या, जो हमें इतनी अच्छी औलाद मिली। चलो अब मैं भी काम पर निकलता हूँ। इतना कहकर महेश भी काम पर चला जाता है और संध्या घर का काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मोनू अपने स्कूल के पास पहुंच जाता है, लेकिन स्कूल के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी उस स्कूल से एक मोटा लड़का पंकज वहां पर आ जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ। ये देखो, आ गया भिखारी की औलाद। ये पूरे स्कूल में एक अकेला ऐसा लड़का है जो जमीन में बैठकर पढ़ाई करता है और हम उसी क्लास में बेंच पर बैठते हैं। यही है इसकी औकात। क्लास के सभी लड़के बेंच पर बैठते हैं, लेकिन मोनू की फीस हर बार समय पर ना जमा होने की वजह से उसे जमीन पर बिठाया जाता है। अबे मोटू, तू मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाया कर, एक दिन मैं तुझसे भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। देख रहे हो विनोद, ये बड़ा आदमी तो बाद में बनेगा, पहले इसे लंबा कर देते हैं। हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा पंकज। दोस्तों अटैक। पंकज के दोस्त मिलकर मोनू को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। अरे जल्दी भाग, देख मुंडेला आ रहा है। कहाँ भाग गए हो तुम लोग? रुक जाओ तुम लोग, सुबह सुबह यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। पढ़ाई लिखाई किसी को नहीं करनी। प्रिंसिपल चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक पंकज और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पर मोनू अकेला बचता है। सर, ये लोग मुझे हमेशा गरीब गरीब कहकर परेशान किया करते हैं और मुझे मारते भी हैं। और तुम तो जैसे दूध के धुले हुए हो। अरे जब इतनी ही गरीबी छाई है तुम्हारे ऊपर, तो इस महंगे स्कूल में पढ़ने की क्या जरूरत है? जाओ सरकारी स्कूल में पढ़ाई करो। आज फीस जमा करनी थी ना, फीस लाए हो तो ही स्कूल के अंदर आना, वरना पापा को बुला कर लाओ। सर आज नहीं, कल मैं अपने पापा से कह दूंगा। मैं सुबह उनसे कहने ही वाला था, लेकिन उनका चेहरा देखकर मुझसे कहा नहीं गया फीस के लिए। और वैसे भी मैं क्लास में बेंच पर तो बैठता नहीं हूँ सर, मैं अकेला स्टूडेंट हूँ जो जमीन पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पर कोई माता रानी का भंडारा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ फ्री में पढ़ाई नहीं होती। पापा से कहो चुपचाप स्कूल चले आए, फीस जमा करे या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करो जाकर। यहाँ जमीन में बैठने के भी पैसे देने पड़ते हैं। मोनू के बार बार कहने पर भी प्रिंसिपल नहीं मानता और थोड़ी देर बाद मोनू वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि उसके पिताजी महेश अपने सर पर बहुत सारी ईंट इधर से उधर ले जा रहे हैं। पापा को मजदूरी करता देख मोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा तो कहते थे कि किसी दुकान में काम करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी काम करूंगा, पढ़ाई लिखाई बाद में करूंगा। मोनू बाजार जाता है और दुकानों में जाकर काम ढूंढने लगता है। अंकल अंकल, क्या मुझे आपकी दुकान पर काम मिल सकता है? बहुत जरूरत है। स्कूल की ड्रेस देखकर तो लग रहा है कि अच्छे स्कूल में पढ़ते हो। तुम आजकल के बच्चे जरा से बड़े हुए नहीं, घर से भागकर इधर उधर काम करने लगते हो ताकि बाहर अय्याशी कर सको। भाग जाओ यहाँ से, अभी तेरी उम्र नहीं हुई है काम करने की। खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा पुलिस के हाथों। तो इस तरह दिन भर मोनू स्कूल ड्रेस में ही काम ढूंढता रहता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। मोनू के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और हर तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता है। इतनी रात हो गई, पता नहीं कहाँ चला गया मोनू। अगर वो नहीं मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे परेशान मत हो, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है। मोनू की माँ रोती रहती है। इधर रात में पंकज और उसके दोस्त मोनू को मिल जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अच्छा हुआ ये यहाँ मिल गया, सुबह का अधूरा काम अब जाके पूरा हुआ। चलो अब निकलते हैं। सुबह सुबह मोनू को होश आता है और वो अपने आप को कागजों के ढेर पर लेटा हुआ पाता है। मुझे यहाँ से नीचे उतारो, कोई तो उतारो। तभी अचानक सारे कागज हवा में उड़ने लगते हैं और मोनू जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक सभी कागज एक छोटी सी डायरी में तब्दील हो जाते हैं और उसका बैग भी वहाँ पर पड़ा होता है। ये इतने सारे कागज एक छोटी सी डायरी कैसे बन गई? जल्दी से घर जाता हूँ, मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे मुझे। तभी उस डायरी से अचानक एक आवाज आती है, मुझे तो उठा लो, सिर्फ अपना बैग उठाया और चल दिए। मोनू हैरान हो जाता है और वापस पलटकर डरते हुए उस डायरी को उठा लेता है। इतनी छोटी उम्र में तुम अपने पिता की हेल्प करने के लिए दिन भर काम ढूंढते रहे, ये देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। मैं एक जादुई डायरी हूँ, तुम इस डायरी पर जो भी लिख दोगे वही सच हो जाएगा और मुझे उम्मीद है तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर यकीन ना हो तो अभी ट्राई करके देख सकते हो। मोनू अपने बैग से एक पेन निकालता है और उस डायरी पर लिखता है कि मैं इसी वक्त अपने घर पहुंच जाऊं और मेरे माता पिता खुश हो, परेशान ना हो। इतना लिखते ही मोनू अपने घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, आज इतनी जल्दी तैयार हो गए, चलो नाश्ता कर लो और स्कूल जाओ, टाइम हो गया है। मोनू को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी मोनू के पापा महेश वहाँ पर आ जाते हैं। मोनू नाश्ता करता है और दोनों के पैर छूकर एक बार फिर स्कूल चला जाता है। मम्मी पापा ने तो मुझे एक बार फिर से स्कूल भेज दिया, प्रिंसिपल फिर मुझे भगा देगा। तभी मोनू पेन निकालता है और उस डायरी पर लिखता है कि मेरी स्कूल की सारी फीस एक साथ जमा हो चुकी है। इतना लिखकर मोनू स्कूल चला जाता है। क्लास में पंकज और बाकी दोस्त उसे घूरते हैं। तभी प्रिंसिपल आ जाता है। अरे मोनू, आज इतनी जल्दी आ गए? तुम्हारी फीस जमा हो गई है, इसलिए आज से तुम भी बेंच पर ही बैठोगे। नहीं सर, अब मेरी आदत हो गई है जमीन पर बैठकर पढ़ने की, मैं जमीन पर ही बैठूंगा। पंकज और उसके सभी क्लासमेट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। मोनू जमीन पर बैठकर चुपके से डायरी में लिखता है कि इस क्लासरूम में मौजूद सभी सीटों को और प्रिंसिपल की कुर्सी को अपना रूप दे दो। इतने में ही क्लास की सभी सीटें, सभी बेंचें, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की कुर्सी भी कागज की बन जाती है और सभी लोग धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। क्या हुआ मोटू? उस रात तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा था ना, आज मैंने तुम सबको जमीन पर ला दिया। अब तुम लोग भी जमीन पर ही बैठोगे, लेकिन उससे पहले तुम सब लोग डॉक्टर के पास जाओ। अरे अरे अरे, पिछवाड़ा तोड़ डाला रे। इस क्लास में तो भूत है, सारी बेंचें सारी कुर्सी भी कागज की बन गई, भागो यहाँ से। सब लोग डरकर उस क्लासरूम से भाग जाते हैं। सब बच्चे अपने घर भाग जाते हैं। मोनू एक बार फिर डायरी पर लिखता है, मैं पंकज और उसके दोस्तों को वैसे ही मारना चाहता हूँ जैसे कल रात इन लोगों ने मुझे मारा था। आने दो इन्हें मेरे सामने, बताता हूँ अच्छे से। अगले दिन बदला लेने के लिए पंकज और उसके दोस्त एक बार फिर मोनू को रास्ते में घेर लेते हैं। क्यों बे, कोई काला जादू सीख लिया है क्या? आज इसका सारा काला जादू निकाल देते हैं। कल रात शायद खुराक कम पड़ गई होगी, तभी चहक रहा है। दोस्तों अटैक! वो लोग जैसे ही मोनू को हाथ लगाते हैं वैसे ही चारों तरफ से बहुत सारे कागज उड़ते हुए वहां आते हैं और वो कागज बेंच और कुर्सी में बदल जाते हैं और उससे मोनू उन लोगों को मारता है। पंकज की टीम हार मान लेती है। भाई हमें माफ कर दे, आज से हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। मोनू सभी को माफ कर देता है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब मैं इस डायरी से अपने माँ बाप को खुशियाँ गिफ्ट करूंगा। अब पापा को मजदूरी नहीं करने दूंगा मैं। मोनू इस डायरी को एक बार फिर अपने बैग से निकालता है और उस पर लिखता है
मेरे घर पहुंचने से पहले वो घर बहुत आलीशान बन जाए। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो स्कूल मेरे पापा का हो जाए। अब इस डायरी को मैं घर में छुपा कर रख दूंगा और लोगों की मदद किया करूंगा। मोनू घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर अब उसकी झोपड़ी की जगह एक बेहद ही खूबसूरत घर बना हुआ है। इस तरह उस जादुई कागजों से मोनू की जिंदगी बदल जाती है। वो स्कूल भी अब मोनू के पापा का हो जाता है और मोनू खुशी खुशी रहने लगता है।